हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हायर एजुकेशन की पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 पर आप सभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था, उसके लिए थैंक यू सो मच। पार्ट 1 अभी तक जिसने नहीं देखा है वो आई बटन पर जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख सकता है। पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्क्राइब द एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854 एज ए मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन इन हिज वर्क अ हिस्ट्री ऑफ मिशंस इन इंडिया। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। किसने 1854 के एजुकेशन डिस्पैच को अपनी कृति अ हिस्ट्री ऑफ द मिशंस इन इंडिया में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया है? फर्स्ट जे रिक्टर, सेकंड एम.आर. परामजे, थर्ड लॉर्ड एलेम्ब्रो एंड फोर्थ है सर चार्ल्स वुड। तो इसका राइट आंसर है जे रिक्टर। थोड़ा इसके डिटेल में देख लेते हैं। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा वॉज लेड बाय मैक्लुमिनी, वुड डिस्पैच, सैडलर कमीशन एंड 1904 इंडियन एजुकेशन पॉलिसी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कलकत्ता मदरसा वॉज फाउंडेड बाय वारेन हेस्टिंग्स इन 1781 टू टीच मुस्लिम्स लॉ फॉर हिज रीज़न। तो ये भी ध्यान रखना है। असर्शन रीजनिंग में या फिर स्टेटमेंट के क्वेश्चंस के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कलकत्ता मदरसा किसके द्वारा फाउंड करा गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। Indians were to receive education in both their mother tongue and in English. 1854, Lord Dalhousie was the Governor General of India and the Sir Charles Wood was the President of Indian Board of the Control. J. Richard, in his book History of the Mission in India, referred to the Education Dispatch of 1854 as the Magna Carta of Indian Education. तो ये स्टेटमेंट से पता चलता है कि हमारा आंसर राइट है। उस टाइम पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सेटअप करी गई थी? द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे वेर सेटअप इन 1857 एंड पंजाब यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1882 एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन 1887। तो एग्ज़ाम में कभी कभी यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई थी वो भी पूछे जाते हैं, तो इसके ईयर भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर अ पार्ट ऑफ द एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन? फर्स्ट वेदास, ब्राह्मण्स, उपनिषद एंड धर्मसूत्र। तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा की प्राचीन प्रणाली में से है? तो ABCD मतलब चारों के चारों वेद भी है, ब्राह्मण्स भी है, उपनिषद भी है एंड धर्मसूत्रस भी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द वेदास आर द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट sacred texts of the Hinduism and are considered the source of the all knowledge. They are divided into the 4 parts: Rigved, Yajurved, Samved and Atharved, and they contain hymns, mantra and rituals. तो कौन कौन से इसके 4 पार्ट्स हैं वो भी ध्यान रखने हैं। फिर है ब्राह्मण्स आर द commentator to the Vedas and explain the meaning and significance of the ritual described in Vedas. They are also provide guidance on how and perform the rituals correctly. तो ब्राह्मण का काम था कि एक्चुअल में वेदों में लिखे गए मंत्रों को किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करना है, किस तरह से उसके रिचुअल को फुलफ़िल करना है, तो वो सब चीज़ों के बारे में ब्राह्मण बताते थे। फिर है उपनिषद, आर फिलोसॉफिकल टेक्स्ट दैट एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द सेल्फ एंड यूनिवर्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू. They are considered the final part of the Veda and contain some of the most profound insight into the Hindu philosophy. तो उपनिषद एक philosophical text है। फॉर द वेद को जानने के लिए हमें उपनिषद को भी जानना पड़ेगा। फिर है धर्मसूत्र, आर टेक्स्ट दैट प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द सोशल एंड मोरल कंडक्ट एंड आर पार्ट ऑफ द ब्रॉडर corpus of Hindu law known as the Dharma Sutras. They are attributed to the various ancient Indian saints and provide guidance on how to live a virtuous life. तो ये चारों की चारों चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। फिर है चरक इज़ नोन फॉर द मेडिकल ट्रीट्स, जताक टेल्स। फिर है धर्मसूत्र एंड अष्टाध्यायी। तो इसका राइट आंसर है, मतलब हिंदी में पढ़ लेते हैं कि चरक किसके लिए जाना जाते हैं? तो चिकित्सा ग्रंथ, जातक कथा है, धर्मसूत्र एंड अष्टाध्यायी। तो इसका राइट आंसर है मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए। तो फर्स्ट चरक वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ द कनिष्क। कनिष्क के दरबार का वो फिजियोथेरेपिस्ट तरीके था। एंड चरक वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर टू द आयुर्वेद मेडिसिन इन एशियन इंडिया. He is the best known for his work Charak Samhita, which is believed to have been written in 2nd century BCE.
He is considered one of the principal contributor of the ancient India system of medicine known as the Ayurveda. It is one of the most important and comprehensive work on Ayurveda, covering the wide range of topic related to the health, disease, diagnosis and treatment. The Charak Samhita is still studied and referred by Ayurvedic practitioners and the scholars today. तो चरक संहिता किसने लिखी थी? चरक ने लिखी थी. वो हमें ध्यान रखना है. कब लिखी गई थी? 2nd century BC में लिखी गई थी. Which one of the following is the national coordinator of MOOC for the self-paced courses of Swayam portal? तो AICTE, UGC, NPTEL and IGNOU. इसका राइट आंसर है AICTE. तो स्वयं is a program initiated by the government of India and designed to achieve the 3 cardinal principles of education policy: access, equity and quality. तो स्वयं से रिलेटेड मैंने क्लास नंबर 5 टीचिंग के मैंने ली थी, उसमें पूरा इन डिटेल मैंने कवर करा है. वो भी आप आई बटन पे जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख सकते हैं. Swayam seeks to bridge a digital divide for the student who have hitherto remained untouched by the digital revolution and have not been able to join the mainstream of the knowledge economy. ठीक है, जो डिस्टेंस एजुकेशन उनको अभी तक एजुकेशन मिला ही नहीं है या फिर उन स्टूडेंट्स तक हम पहुंच नहीं पाते, वहाँ तक स्वयं की मदद से हम पहुंच सकते हैं. वो एक ब्रिज के तौर पे काम करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह. फिर है स्वयं का फुल फॉर्म. स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स वाज लॉन्च July 9 in 2017 by the Ministry of Human Resource Development to provide one integrated platform and portal for the online courses. The current Swayam platform is developed by Ministry of Education and NPTEL, IIT Madras with the help of Google and Persistent System Limited. तो ये भी थोड़ा करंट का है तो हमें ध्यान रखना है इसके बारे में. फिर 2 स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट 1 है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज एस्टैब्लिश इन ईयर 1952 to 53 आफ्टर द इंडिपेंडेंस. एंड स्टेटमेंट 2 बोला है कि नेशनल नॉलेज कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड इन 2005. तो स्वतंत्रता के बाद में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी. एंड स्टेटमेंट 2 बोला है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोगी का गठन 2005 में किया गया था. तो दोनों स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट द स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट. तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं. स्टेटमेंट 1 फॉल्स क्यों है? क्योंकि द कमिटी इस्टेब्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस टू एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी सिस्टम इन इंडिया वॉज नोन एज द राधाकृष्णन कमिटी इन 1948-49, नॉट द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. तो ये ध्यान रखना है, राधाकृष्ण कमेटी थी ना कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी. The University Education Commission was established in 1948 under the chairmanship of Dr. S. Radhakrishnan and submitted its report in 1949. तो ये ध्यान रखना है. Statement 2 is true. The National Knowledge Commission (NKC) कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है तो ये भी ध्यान रखना है. Was constituted in 2005 by the Government of India to provide a recommendation for the reform of the education system in a country. The commission was chaired by Mr. Sam Pitroda and submitted its final report in 2009. तो NKC किसके साथ कनेक्टेड है तो ये भी ध्यान रखना है कि सैम पित्रोड़ा से रिलेटेड है. एंड वो रिपोर्ट 2009 में सबमिट हुई थी. एंड बनाई कब गई थी वो? तो 2005 में. फिर है इसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 to 49 के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं. दिस कमिटी इज़ नोन एज द राधाकृष्णन कमिटी under the chairmanship of the Dr. Sarvapalli Radhakrishna. The major outcome of this committee was recommendation and set up the University Grant Commission 1956. तो उसमें उन्होंने कौन से 3 इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन दी थी कि 12 ईयर ऑफ द प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन, फिर है इंटरमीडिएट कॉलेजेस फॉर द क्लास 9, 10, 11, 12 एंड इंग्लिश एज अ मीडियम in higher education etc. फिर है कि नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में भी थोड़ा एक्स्ट्रा देख लेते हैं. इट वाज द इंडियन थिंक टैंक का ऐसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि इंडिया के रिलेटेड थिंक टैंक कौन है, तो नेशनल नॉलेज कमीशन. ठीक है, तो ये भी एग्ज़ाम किसी सेट एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो नेट में भी पूछा जा सकता है कुछ स्टेटमेंट फॉर्मेशन करके. चार्ज दी कंसिडरिंग
possible policies that might sharpen India's comparative advantages in knowledge-intensive service sectors. It was constituted in 13 June 2005 by the Prime Minister of India मनमोहन सिंह. तो ये भी ध्यान रखना है. 2005 में आई थी. फिर है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है दीक्षा, स्वयं एंड स्वयं प्रभा आर द एक्सिस्टिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म. सेकंड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ आइडेंटिफाइड नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF. इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा. ऑल्सो कंडक्ट पायलट स्टडी फॉर द ऑनलाइन एजुकेशन. हिंदी में पढ़ लेते हैं कि दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा मौजूदा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है. सेकंड कथन बोल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने ऑनलाइन शिक्षा के पायलट अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा तकनीकी मंच की पहचान की. तो इसका राइट आंसर है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू. तो देख लेते हैं इसमें दीक्षा, स्वयं एंड स्वयं प्रभा आर एक्सेसिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, जिसमें दीक्षा इज वो क्या है, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी ई लर्निंग कंटेंट फॉर द स्कूल एजुकेशन. स्कूल एजुकेशन के लिए दीक्षा है. स्वयं किसके लिए है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग कोर्स एट द स्कूल, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशनल लेवल. फिर है स्वयं प्रभा, वहाँ पे 32 डायरेक्ट टू होम DTH चैनल्स है, जिसकी मदद से द ब्रॉडकास्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम. स्टेटमेंट 2 कौन विच ट्रू था, वो क्या बोल रहा था, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ आइडेंटिफाइड द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल फोरम. तो ये भी बात सही थी. टू कंडक्ट पायलट स्टडी फॉर द ऑनलाइन एजुकेशन. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. NETF का फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एम टू प्रोवाइड IT कनेक्टिविटी टू ऑल 250,000 ग्राम पंचायत इन द कंट्री. भारत सरकार की किस पहल ने उद्देश्य देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को IIT कनेक्शन प्रदान करना था. भारत नेट, NICE, NEFT एंड मेघराज, जिसमें GI क्लाउड एंड E-ताल. तो इसका राइट आंसर है भारत नेट. भारत नेट इज़ अ flagship initiative of the Indian government that aims to conduct all 250,000 gram panchayats in the country through the high-speed broadband. It was launched in 2011 as the National Optical Fiber Network NOFN. तो ये भी ध्यान रखना है. and was later renamed as the BharatNet in 2015. The primary objective of the BharatNet is to provide affordable broadband connectivity to rural area in India to bridge the digital divide and promote digital inclusion. The initiative aimed to enable the delivery of the e-governance, e-health, e-education and other services to rural citizens through the digital platform. Under the BharatNet, the government is laying high-speed optical fiber network infrastructure to connect all gram panchayats in the country. The initiative is being implemented in 3 phases. तो कौन से 3 phases थे? फर्स्ट फेज में बोला गया था एम टू कनेक्ट 1 लाख ग्राम पंचायत थ्रू द हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इन 2017. तो वो कंप्लीट हो गया दिसंबर तक. फिर फेज़ 2 आया, जिसमें बोला था कि हम अभी 1 लाख से बढ़कर 1,50,000 ग्राम पंचायत को लेंगे, जो कब मार्च 2019 में कब बोला गया था, और दिसंबर 2020 तक वो फेज़ हमने कंप्लीट करा. एंड थर्ड फेज़ था कि जब हमने बोला कि प्रोवाइड फाइबर टू द होम FTTH. तो ये भी फुल फॉर्म ध्यान रखना है, कनेक्टिविटी टू द हाउस होल्ड इन द रूरल एरिया. तो किस भारत नेट इज़ बिंग इम्प्लीमेंटेड बाय द भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL. तो ये भी फुल फॉर्म ध्यान रखना है. अ स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रोजेक्ट. द इनिशिएटिव इज़ बिंग फंडेड थ्रू द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, तो USOF. तो ये फंडेड के द्वारा किसके द्वारा था, USOF के द्वारा था, विच इज़ मैनेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन वॉज एस्टैब्लिश बाय UGC, AICTE, DEB एंड NAC. तो इसका राइट आंसर है AICTE. द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन एंड BA. द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन India was initially established by AICTE, All Indian Council of Technical Education, under the Section 10 subsection U of AICTE Act in year 1994
for periodic evaluation of technical institution and program basis according to the specified norms and standards as recommended by the AICTE Council। तो इसका NBA किसके द्वारा इस्टेब्लिश करा गया था? AICTE के द्वारा। एंड उसका फुल फॉर्म भी हमें ध्यान रखना है, उसका सेक्शन याद रखना है 10 सबसेक्शन U एंड ईयर था 1994। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे NBA के? टू एक्सेस एंड एक्रीडिएट टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, इवेल्युएट स्टैंडर्ड्स एंड पैरामीटर फॉर असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन, टू प्रमोट एक्सीलेंस थ्रू द बेंचमार्किंग प्रोसेस, प्रमोट क्वालिटी कॉन्शियसनेस सिस्टम टू टेक्निकल एजुकेशन। फिर था बिल्डिंग अ टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम एज अ फैसिलिटिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स to set the quality benchmark target and the global and national stock split of the human capital in all field of technical education, and conduct the evaluation of the self assessment and technical institution or the program offered by all basis of the guidelines and norms and standards specified by it। तो ये सभी चीज़ों का मेन एम के द्वारा वो NBA बनाया गया था। फिर है विच कोर यूनिवर्सल वैल्यू वेर आइडेंटिफाई बाय द Parliamentary Committee on the Value Education under the chairmanship of the Mr. S.P. Charan। The first, truth, righteous conduct, peace, love and non-violence। तो इसका राइट आंसर है A, B, C, D and E, मतलब सभी के सभी उसमें आ जाते हैं कि सच, धर्म आचरण, शांति, प्यार एंड अहिंसा, मूल्य शिक्षा में ये सभी चीज़ें आ जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 बोला है एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कंप्राइज अप्रॉक्सीमेटली 9% ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, बट एनरोलमेंट इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस इज लेस देन 1% ऑफ द टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ प्रपोज टू सेट अप द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडियन HECI। तो इसका राइट आंसर है बोथ दिस स्टेटमेंट आर ट्रू। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज वेरियस रिफॉर्म्स इन स्कूल एजुकेशन एज वेल एज हायर एजुकेशन, इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन दैट हैज़ टू अडॉप्ट बाय द ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इट इज़ रिप्लेस इन 34-year-old नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेटेड इन 1986। तो ओल्ड जो इसकी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको रिमूव करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। NEP 2020 इज़ बेस्ड ऑन द 5 पिलर। कौन से 5 पिलर है? आर एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो एक्सेस मतलब क्या? ऑल चिल्ड्रन irrespective of the caste, creed, location or gender should have access to elementary education of the comparable quality। क्वालिटी में क्या होगा? इक्विटी में ऑफरिंग इंडिविजुअलाइज सपोर्ट फॉर द स्टूडेंट, क्वालिटी डिलीवरिंग क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट, अफोर्डेबिलिटी में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 3 to 18 ईयर्स। तो ये ईयर भी ध्यान रखने हैं कि कितने साल से कितने ईयर तक के बच्चों को कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन बोला गया है। फिर है अकाउंटेबिलिटी, जहाँ पे इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर यूज टू होल्ड स्कूल्स एंड डिस्ट्रिक्ट accountable for improving educational outcome for all students and forcing the facility need to improvement। फिर नेक्स्ट है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो DEB of the University Grant Commission has replaced the Distance Education Council। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR provide financial and professional support to agriculture university for modernization and strengthening the academic facilities। तो both these statement are right। First, open and distance learning में क्या है? ODL। The system is a system where teachers and learners need not necessarily be present either at the same place or same time, and is flexible in regard to modality and time of the teaching and learning, as also admission criteria without compromising necessary quality consideration। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का मतलब ये ODL का भी फुल फॉर्म ध्यान रखना है। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ODL का? टू एनहांस द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GAR को बढ़ाना, एनहांस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड एम टू डेमोक्रेट हायर एजुकेशन टू लार्ज सेगमेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, पर्टिकुलरली टू रीच आउट द अनरीच्ड एंड टू मीट द डिमांड ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा देना भी ODL का मेन काम था, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेडिकल treatise the Charak and Sushrit were included among the ancient source of education in India. Statement 2 बोला है among ancient source of the education no distinction was drawn between the शास्त्र and काव्य. तो राइट आंसर है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट बोला कि मेडिकल treatise of the Charak and Sushruta were included among ancient source of education is true. The Charak Samhita and Sushruta Samhita are classical texts on ancient Indian medicine known as Ayurveda. Among ancient source of education, no distinction was between शास्त्र एंड काव्य इज़ फॉल्स. क्योंकि हमें पता है कि शास्त्र एंड काव्य में फ़र्क है कि शास्त्र मीन में क्या क्या आएगा साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल ट्रीटीज कवरिंग डिसिप्लिन्स लाइक ग्रामर लॉ मेडिसिन एंड फिलोसॉफीज. एंड काव्य में क्या आएगा स्पेशली टू क्लासीफाई पोएट्री एंड क्रिएटिविटी लिटरेचर विच इज़ अप्रिशिएटेड टू देयर लिटरेरी एंड एस्थेटिक वैल्यू. तो स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स फॉर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन है परम शिवाय सुपर कंप्यूटर वॉज बिल्ड अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एट IIT BHU. स्टेटमेंट 2 बोला है परम शिवाय सुपर कंप्यूटर इज़ 833 टेराफ्लॉप कैपेसिटी. तो दोनों स्टेटमेंट में से दोनों के दोनों राइट हैं. स्टेटमेंट 1 परम शिवाय सुपर कंप्यूटर वॉज बिल्ड अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन IIT BHU राइट था. परम शिवाय सुपर कंप्यूटर वॉज बिल्ड अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIT एंड एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU इन वाराणसी इन इंडिया. स्टेटमेंट 2 है परम शिवाय सुपर कंप्यूटर इज ऑफ 833 टेराफ्लॉप कैपेसिटी इज ऑल्सो ट्रू. कि टेराफ्लॉप कैपेसिटी है मेकिंग it one of the fastest supercomputer in India. It was designed and developed by the Center for Development of Advanced Computing CDEC. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है. असर्शन बोला है ई गवर्नेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर गुड गवर्नेंस इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. रीज़न बोला है ई गवर्नेंस इज रिस्पॉन्सिव ट्रांसपेरेंट एंड सब्जेक्टिव. तो स्टेटमेंट ए इज assertion is true but reason is false. Next question है which IT project in India is the main provider of ICT infrastructure for creating a knowledge society with an aim to ushering in the knowledge revolution in the country. The first NKN, UIDI, National Informatic Knowledge and Meghraj CI Cloud. तो इसका राइट आंसर है NKN. देश में ज्ञान क्रांति लाने के लिए उद्देश्य से ज्ञान समाज बनाने के लिए भारत में कौन सी IT परियोजना को ITC बुनियादी ढांचे का मुख्य प्रदाता है. तो NKN नेशनल नॉलेज नेटवर्क. इट इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट पैन इंडिया नेटवर्क एंड द रिवोल्यूशनरी स्टेप इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज सोसाइटी विदाउट टेरिटोरियल बैरियर्स. इट वॉज इस्टेब्लिश इन मार्च 2010. तो NKN कब आया था 2010 में विद अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट कमिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इट्स पर्पस इज टू सर्व nations quads of the building high quality institution which require research facility and create talented pool of highly trained professionals. फिर नेक्स्ट है कि जो अदर ऑप्शंस थे वो भी देख लेते हैं. UIDI मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. It is government agency responsible for implementing and managing the Aadhaar program, which is biometric based identification system that assign a unique 12-digit number of every resident of India. Aadhaar is used for the various purposes such as identify verification, financial transaction and access to government service. फिर next था National Information Network. NIC is a premier information technology organization for the government of India. It provide e-governance support to the government at all level including policy planning, implementation and the monitoring. तो ये NIC पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग के लिए भी ज़रूरी है. तो ये भी ध्यान रखना है. फिर है लास्ट मेघराज GI Cloud. Meghraj is a government initiative aimed at promoting the adoption of the cloud computing in the public sector. It stands for Meghalaya, Rajasthan, Jharkhand Cloud
and it's part of the larger national cloud initiative. Meghraj aim to provide common platform for the all government department and agencies to host, share their data and applications securely for the cloud. This would lead to the better utilization of IT resources and cost savings for the गवर्नमेंट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।